नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑटो रिपोर्टर। ऑटो रिपोर्टर में लगातार हम जनता के बीच के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ जा रहे हैं और उनसे जान रहे हैं क्या है उनकी रणनीति आगामी चुनावों के लिए। और इसलिए अब हम पहुंच चुके हैं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। यहां से मौजूदा विधायक तो थे मनीष सिसोदिया, हालांकि उनकी अब सीट बदल दी गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अवध ओझा को उतारा गया है, लेकिन उनको चुनौती देने के लिए उनके सामने कांग्रेस की तरफ से चौधरी अनिल कुमार पर भरोसा जताया गया है। चौधरी अनिल कुमार की बात करें तो 2008 से 13 के बीच में यहीं से विधायक रहे हैं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं 2020 से 23 तक के बीच में, यानी कि जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। तो अब इन्हीं से जानेंगे क्या है पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के लिए इनकी योजना, इनकी रणनीति, इनकी तैयारी। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। चलिए शुरुआत करेंगे और चूंकि हमारी खास पेशकश है ऑटो रिपोर्टर, तो ऑटो में बैठ के ही हम इस क्षेत्र में इस जनता के बीच में जानेंगे आपकी रणनीति। आइए सर। बिल्कुल, थैंक यू। चलिए सर, पहला सवाल तो यही है कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक है उनकी तो सीट बदल दी गई है। 2013 में जो आम आदमी पार्टी के एक तरीके से आंधी कहें, लहर कहें आई थी, हार मिली थी, वो हार दल की तरफ से मिली थी या फिर प्रत्याशी की तरफ से? नहीं, मुझे लगता है वो उनको जीत मिली थी जिन्होंने इस दिल्ली को ये प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि ये शहर कहीं लंदन पेरिस बनेगा, सिंगापुर बनेगा, जन लोकपाल इस दिल्ली को मिलेगा और भ्रष्टाचार मुक्त ये शहर बनेगा। और उस समय बड़े गंभीर आरोप कांग्रेस पे लगाए थे। तो 15 साल के एक ऐतिहासिक कार्यकाल को लोगों ने दरकिनारा करते हुए अरविंद केजरीवाल को जिताया था। उस उम्मीद के साथ गए थे कि शायद ये शहर और तरक्की करेगा। लेकिन पिछले 10 सालों में जो दिल्ली ने झेला है, जो भुगता है, वो किसी से छुपा नहीं है। और आज इस सब जगह चर्चा का विषय है कि ये दिल्ली लंदन पेरिस बनी नहीं बनी, झीलों का शहर बनी नहीं बनी, ये दिल्ली पॉल्यूशन में नंबर 1 बन गई। और भ्रष्टाचार में तो आज आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी कैबिनेट, ना केवल आम एमएलए मंत्री बल्कि मुख्यमंत्री तक जेल जा चुके हैं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार करने वाले किंगपिन जो थे वो अरविंद केजरीवाल थे, इन्होंने ही कराया। और इसकी नींव रखी गई थी 2013 में, जब इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कोई विभाग अपने पास नहीं लिया। तो ये एक बड़ी साजिश के साथ बचने की एक साजिश थी कि मैं साइन नहीं करूँगा, लेकिन योजनाओं को मैं ही अमल में लेके आऊँगा, मैं ही परिवर्तित करूँगा और लेन देन अपने नीचे मनीष सिसोदिया ठेकेदार जैसे लोगों से कराऊंगा। तो उस समय जो हार हुई हमारी, वो हार हमें कोई नाराजगी में नहीं हुई। वो हार हमसे कोई अनिल चौधरी पटपड़गंज से जनता नाराज नहीं थी, शीला दीक्षित से नाराज नहीं थी। हाँ, उनके साथ भरोसे पे सरकार बनी, ये मैं कह सकता हूँ। तो अब मनीष सिसोदिया के यहाँ से जाने से, अवध ओझा के आने से कितना इम्पैक्ट मान रहे हैं, कितना फायदेमंद अपने लिए मान रहे हैं? देखिए, बात इम्पैक्ट और फायदे की करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, एक व्यक्ति यदि यहाँ से भाग के गया है तो ये तो बात तय है कि ये पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं जीत रही। जब उनका इतना शीर्ष का नेता यदि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज कर रहा है, और हमें तो ये बताया गया कि 3-3 सर्वे कराए गए। पहले सर्वे में जब ये जेल से छुट के आए तो इन्होंने अपने नाम से सर्वे कराया, तो उसमें भी आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही थी। दूसरा सर्वे कराया गया पार्टी के नाम से, उसमें भी हार रहे थे। तीसरा अरविंद केजरीवाल के नाम से सर्वे कराया तो उसमें भी चुनाव हार रहे थे। तो सवाल ये है कि जब ये पार्टी चुनाव हार ही रही है तो ये जीत कहाँ से रही है? तो आम आदमी पार्टी यहाँ से किसी भी सूरत में दौड़ में नहीं है। चुनाव होगा। पहले ठेकेदार वर्सेस ईमानदारी का एक नारा लोगों ने दिया, अब यहाँ नफरत और मोहब्बत भाईचारे का चुनाव होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा और कांग्रेस के बीच में चुनाव होगा। तो यानी कि सवाल यही था कि अब की बार जो चुनौती मान रहे हैं वो आम आदमी पार्टी को मान रहे हैं या बीजेपी को मान रहे हैं चुनावों में? देखिए, कोई भी इलेक्शन होता है, जब तक परिणाम नहीं आते चुनौती रहती। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ आज आम आदमी पार्टी फाइट में नहीं है। वो तो पहले ही मैदान छोड़ गए, पहले उन्होंने हार स्वीकार कर ली। और ना केवल पटपड़गंज में, पूरी दिल्ली में आज जिस तरह से विचलित दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, परेशान दिख रहे हैं, तो उनकी हार निश्चित है। पटपड़गंज से कांग्रेस चुनाव जीतेगी। और जो मुकाबला होगा, जो मैंने कहा, यहाँ नफरत का जो बाजार सजाने की कोशिश की जा रही है भाजपा के उम्मीदवार के द्वारा, मैं गारंटेड के साथ कह सकता हूँ ये पटपड़गंज मोहब्बत को अपनाता है। और वैसे भी शहर के बारे में जाना जाता है, ये तो दिल्ली दिल वालों की है। सो यहाँ प्यार पे लोग भरोसा करते हैं। यहाँ राहुल जी की यात्रा निकली, भारत जोड़ने का नारा दिया, मोहब्बत की दुकान का नारा दिया। तो मैं उस आधार पर कह सकता हूँ कि यहाँ चुनाव होगा,
बीजेपी के साथ होगा, लेकिन जीतेगी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, और जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और चूंकि हम पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में ही हैं, कांग्रेस लगातार दावा करती आई है, आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाती आई है कि ये आम आदमी पार्टी ने बीते 10 सालों में कोई काम नहीं किया। जो काम हुआ है वो शीला दीक्षित सरकार का ही हुआ है। यहाँ विधानसभा क्षेत्र में दावा है कि अनिल चौधरी के समय जो काम हुआ वो काम हुआ, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल, ये तो आप देखिए, हम मयूर विहार में यहाँ फेज 2 की मैं बात करूँ तो 2 बारात घर यहाँ मिले, और वो मैं सौभाग्य से कहता हूँ कि बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, सौभाग्य मुझे मिला। एक नीलम माता मंदिर के बाजू में जो बारात घर है वो शीला जी के द्वारा ही मैंने नींव रखवाई। एक मेरा फेज 2 पॉकेट टाइम में पहले बारात घर बना, वो भी शीला जी के हाथों से ही हमने उसको अनावरण कराया। बाद में कोर्ट के इंटरवेंस के बाद उसमें हमने वहाँ एक लाइब्रेरी बनाई, और आज लाइब्रेरी में सैकड़ों बच्चे लाभ ले रहे हैं। चलिए वो तस्वीरें भी हम देख ही लेते हैं। जी बिल्कुल दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, क्योंकि एक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ आया, मेट्रो यहाँ पे आई, तो यहाँ गंगा जल वाटर मिलता था, आज वो धीरे धीरे तबाह और बर्बाद हो गया। आज लोग परेशान हैं। लोगों से पूछो जी सिसोदिया जी का कोई एक काम फेज 2 में बता दीजिए, तो जनता आपको बताएगी कि हाँ जी और कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन ठेके जरूर खुले पटपड़गंज में। चलिए आइए, ये भी और विधानसभा क्षेत्र में है ही, आप बता रहे हैं कि कामों को लेके जनता सवाल कर रही है और उसी को लेके आप जनता के बीच भी जाएंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ भी तस्वीर है। और अगर जनता के बीच जाना हुआ तो अनिल चौधरी के क्या मुद्दे होंगे, मुद्दों के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। तो अनिल चौधरी जब जनता के बीच में जाएंगे तो आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाते जाएंगे या शीला दीक्षित सरकार के समय हुए कामों को लेके जाएंगे? नहीं, स्वाभाविक सी बात है, बातें तो दोनों होंगी। जो शीला जी के समय रहा, जो एक स्वर्णिम काल में कह सकता हूँ 15 साल दिल्ली के लिए और पटपड़गंज के लिए, उन पर भी मैं ज़रूर बात करूँगा। और बातें मैं वो भी कर रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ कि 10 साल में उन्होंने कैसे महसूस किया। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं भी पब्लिक से बात कर रहा हूँ, और पब्लिक जब बताती है कि हमारा गंगा जल का अधिकार छिन गया, हमारी सड़कें नहीं बन पाई, जो सड़कें थी वो 2013 से पहले की बनी हुई हैं, जो सीवर, इवन सीवर की सफाई तक ये लोग नहीं करा पाए। याद होगा जनरल डिबेट में आपके चैनल पे भी कई बार हम लोग सुना करते थे कि लोग कहा करते थे यदि ये व्यक्ति शीला जी के कामों को मेंटेन ही रख ले तो बहुत बड़ी बात होगी। आज मुझे वो जो प्रश्न है ना, आज पूरी तरह से मुझे लगता है जिसने भी उठाया था और जिसने सुझाव दिया था, यदि केजरीवाल केवल शीला जी के कामों को मेंटेन रख लेते तो शायद दिल्ली बची रहती। दिल्ली की आज ये स्थिति नहीं होती, आज ये प्रदूषित दिल्ली नहीं होती, आज ग्रैब पे चर्चा नहीं होती, आज लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं होती। तो स्वाभाविक चर्चाएं होंगी, कांग्रेस के डेवलपमेंट की चर्चाएं होंगी, इनके फेलियर की चर्चा होंगी, और मैं भी कर रहा हूँ, जनता भी बात कर रही है। कामों की बात कर रहे हैं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में, जैसा कि आप भी बता रहे थे, आपका कांग्रेस का लगातार आरोप है कि जो काम हुए वो उसी दौरान हुए और 10 साल में वो काम कंटिन्यू भी नहीं हो पाए। बिल्कुल, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, याद होगा लोग कहा करते थे कि भाई यदि अरविंद केजरीवाल केवल शीला जी के कामों को यदि मेंटेनेंस भी कर दे तो शायद ये दिल्ली बनी रहेगी, ये दिल्ली शायद खड़ी रहेगी, लेकिन उतना तक अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, सड़कों में गड्ढे तो सुना होगा, अब लोग कहने लगे गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है, ये स्थिति हो गई है। तीज त्योहार से पहले, दिवाली से पहले पूरी दिल्ली सजा करती थी, दिवाली भी निकल गई, त्योहार भी मन गए, लेकिन दिल्ली की सड़कें या दिल्ली की फुटपाथ, छोटे छोटे जो काम है वो तक ये रिपेयर नहीं करा पाए। और नतीजा ये रहा कि ये शहर पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है, बदनाम हो चुका है, नशे की राजधानी के रूप में जाने लगा है। और आज मैं जहाँ आपको ये दिखाने लाया हूँ, ये स्टेडियम है, ये वो मिनी स्टेडियम है जिसकी नींव शीला जी के समय में शीला जी के हाथों से मैंने रखवाई थी। और आज मुझे खुशी है कि यहाँ सैकड़ों बच्चे और यहाँ आते प्रैक्टिस करते हैं, और मुझे गर्व है क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है वो इसी स्कूल से हुआ है, विनोद नगर से। और जब आप किसी क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे होते हैं तो वो स्वाभाविक है, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ चाहते हैं, कुछ काम करें। तो मैं गर्व से कहता हूँ कि ये स्टेडियम की नींव शीला जी के हाथों मैंने रखवाई, शीला जी को मैं लेके आया था। यहाँ फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते थे, राजीव जी के जन्मदिन पर छात्र छात्रा प्रतिभा पुरस्कार जैसे कार्यक्रम होते थे। और ये देख सकते हैं मेट्रो, ये मेट्रो कांग्रेस की देन है, ये शीला जी की देन है। इसके आगे नेक्स्ट जाएंगे, चंद कदमों की दूरी पे तो आपको वहाँ बारात घर नजर आएगा। वो बारात घर भी एज ए काउंसलर रहते हुए मैंने शीला जी के घर कमलों द्वारा उसका इनॉग्रेशन कराया था। तो इस पटपड़गंज की जब मैं बात करता हूँ
तो एक तरफ सिसोदिया का 10 साल का कार्यकाल एज एमएलए और 5 साल अनिल चौधरी का कार्यकाल आप तुलना करेंगे तो लोग बताएंगे कि अनिल ने ईमानदारी के साथ काम किया। यानी कि इस प्रकार से इन विकास के मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जाएंगे। तो विकास के मुद्दों पे आपका कहना है कि विकास जो अनिल चौधरी के 5 साल के कार्यकाल में हुआ है वो लेके जाएंगे। आपका ये भी कहना है कि 10 साल में तमाम जो मुद्दे, घोटालों का मुद्दा आपने उठाया या फिर काम नहीं किया गया, उस मुद्दे को लेके भी आप खामियां गिनाते हुए आम आदमी पार्टी की वो जनता के बीच लेके जाएंगे। लेकिन तमाम जो मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए गए, शराब घोटाले का मुद्दा उठाया गया, इसके अलावा जल बोर्ड का मुद्दा उठाया गया, घोटाले की बात कही गई, उसका फॉलो अप कांग्रेस की तरफ से उतना मजबूती के साथ नहीं हो पाया और वो मुद्दा चाहे बीजेपी ने अपने फेवर में यूज किया, चाहे दूसरे नेताओं ने यूज किया, या फिर वो मुद्दा जल बोर्ड का ही हो, उतना उठ के नहीं आ पाया। तो कांग्रेस मुद्दे तो उठाती है लेकिन फॉलो अप में पीछे रह जाती है, क्यों ऐसा? देखिए, कम से कम आप इस बात को तो मान रहे कि कांग्रेस मुद्दे उठाती है। सही बात है, सियासत में लोग कुछ मौका देखते हैं और उस पर फिर सड़े लेने की होड़ मचाते हैं, लेकिन आज कम से कम इस पूरे पत्रकारिता के अंदर ये तो साबित हो गया कि कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं और मैं इस चीज़ के लिए बड़ा अपने आप को प्राउड फील करता हूँ। रही सवाल कि आगे फॉलो अप के लिए, तो देखिए, जब सरकार में लोग होते हैं तो स्वाभाविक है, माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, खासतौर से अरविंद केजरीवाल का तो ये स्टाइल रहा है, इस लेवल तक जाकर के वो बार्गेन करते हैं, या तो हमारी आप स्टोरी दिखाइए, या हमारी खबरें दिखाइए, या हमारे विकास को दिखाइए, अन्यथा हम आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। अपने पत्रकार भाइयों बंधुओं से पूछिएगा किस तरह से सचिवालय के अंदर वो व्यवहार करते हैं। शीला जी का एक समय था जब हर मंत्री के रूम तक एक्सेस था मीडिया का, लेकिन जैसे केजरीवाल साहब आए सिर्फ रिसेप्शन तक सीमित कर दिया। तो ये व्यवहार दर्शाता है और उसका दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन जो आपने बात कही, मुद्दे पार्टी ने उठाए, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, डीटीसी बस घोटाला हो, मैंने कहा टॉयलेट ब्लॉक्स जो शौचालय थे उनका घोटाला था, और सबसे बड़ा शराब का जो घोटाला है। फॉलोअप का जहाँ तक जिक्र है, मैं अध्यक्ष रहा, उसके बाद उस समय पोल खोल यात्राएं हों, धरने प्रदर्शन हो, कोर्ट में गए हों, तो और उसके बाद फिर जो भी अध्यक्ष है उन्होंने भी अभी न्याय यात्रा निकाली देवेंद्र जी ने। तो सबसे बड़ी बात तो फॉलोअप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कर दिया कि शिकायत कांग्रेस की, कांग्रेस ने कंप्लेंट की, कांग्रेस ने जेल भिजवाया। तो फॉलोअप में ऐसा नहीं है, हम लोग लगातार निरंतर जनता के बीच जाते हैं और आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। निश्चित तौर पे अगर इस विधानसभा क्षेत्र की ही बात की जाए, वोट शेयर की बात की जाए, 2020 में ओवरऑल कांग्रेस का परफॉर्मेंस करीबन 4.5% के आसपास था वोट परसेंटेज विधानसभा चुनावों में। दिल्ली में पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में 1.9% के आसपास था जो कांग्रेस कैंडिडेट उस समय थे। अब ऐसे में ये वोट शेयर बढ़ पाएगा, इसके लिए आप कितने आश्वस्त, और कितना फीसदी बढ़ पाएगा ये भी सवाल। देखिए, 2013 में जब अरविंद केजरीवाल आए थे उस समय कोई वोट बैंक नहीं था, सपने सजाए गए थे, सपना के सौदागर थे, आकर के जनता को सपना दिखाया और उनकी वोट पे डाका डाला। कोई किसी का वोट बैंक नहीं होता, एक उम्मीद होप होती है, इन्होंने दी, लोग उनके साथ चले गए। यानी ये मान रहे हैं कि कांग्रेस का ही वोट बैंक है जो कि आम आदमी पार्टी के पास गया। स्वाभाविक सी बात है, ये वो वोट बैंक है जो बीजेपी को कभी सत्ता में नहीं लाना चाहता, तो केजरीवाल के पास चले गए। लेकिन 10 साल के उपरांत आज जनता जान चुकी है और जनता मान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल से दिल्ली नहीं संभली है, तो आज उनके साथ नहीं है, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल विचलित दिखते हैं। कई बार तो मुझे हंसी आती है, वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं, जो इस मुल्क की सबसे पुरानी पार्टियां आइडियोलॉजिकल बेस जो आपस में एक दूसरे के सामने राजनीतिक तौर पे खड़ी हैं, वो मिल सकती हैं। लेकिन एक व्यक्ति जनता को गुमराह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो कर रहे हैं। सो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बार परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, पटपड़गंज से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस के काम जीतेंगे। और काम जीतेंगे कांग्रेस के, वो तो एक तरफ, ये मुद्दे लेके आप जाएंगे भी, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जैसा आपने ही उठा दिया ये मुद्दा कि लगातार ये आरोप लगाती आ रही है कि कांग्रेस और बीजेपी साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस, चूंकि आप भी मान ही रहे हैं कि वोट परसेंटेज जो है, वोट बैंक जो है, वो कांग्रेस का ही था जो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ था। आम आदमी पार्टी की लहर भले ही आप कह रहे हैं उतनी नहीं हो, लेकिन फिर भी एक वोट बैंक है जो इस बार जाएगा आम आदमी पार्टी के साथ। जनता है कुछ जो आपके साथ आएगी, तो ये वोट बढ़ते हुए कटते हुए नजर नहीं आएंगे, इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा। देखिए, फिर आपको 2013 में जाना पड़ेगा। 2013 में
याद होगा ये लोग हैं, ऐसी संभावनाएं आप लोगों ने व्यक्त की होंगी, लोगों ने माना होगा, कई विश्लेषक बैठ के चैनल पे यही बात करते थे, अभी भी कर रहे हैं। आपको समझना होगा दिल्ली का मिजाज। नहीं, लेकिन ये तो आपने भी माना था कि साथ में लड़ेंगे तो बीजेपी को हरा पाएंगे, लोकसभा में तो यही हुआ। देखिए, लोकसभा के चुनाव का यदि आपका प्रश्न आएगा उसका भी मैं जवाब दूंगा। पहले मैं इस विषय पर आपसे बात कर लेता हूँ कि इस समय जो वोट बैंक आप रखते, कोई किसी का वोट बैंक नहीं है। मैंने अभी भी कहा था वोट बैंक नहीं है, लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं और बीजेपी को हराया है। बीजेपी यहाँ आने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। शाम दाम दंड भेद की जो कहावत सुनी है वो यहाँ लागू करती है बीजेपी। दिल्ली के सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं बीजेपी के। सो मैं कहना चाहता हूँ 2013 में अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली गई थी तो वो उन उम्मीदों के साथ गई थी जो एक नया शहर, नया विकास की बात करते थे। आज ये शहर पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुका है। इस शहर को बचाने के लिए वापसी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस के पास एक विजन है, कांग्रेस के पास एक अनुभव है, कांग्रेस के पास एक लीडरशिप है। सो जो बीजेपी को रोकना चाहता है वो कांग्रेस के साथ आज वो वोट दिख रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आपने जिस परिप्रेक्ष्य में बात कही अलायंस की, तो माफ़ करिएगा, ये जो देश की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, तो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था। और इंडिया गठबंधन केवल आम आदमी पार्टी नहीं है, इंडिया गठबंधन में वो तमाम दल हैं जो कांग्रेस के खिलाफ अलग अलग प्रदेशों में राज्य स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। तो कोई नई बात नहीं है और स्वाभाविक है हम वेस्ट बंगाल में हो, बिहार में हो, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके सामने एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन वो मुद्दा था राष्ट्र का, वो मुद्दा था जो दमनकारी नीतियां हैं, जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जो संविधान को खत्म करने वाली जो सोच है आरएसएस की, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों ने, घटक दलों ने जो गठबंधन बनाया था उसका नाम इंडिया गठबंधन था, उसके तहत अलायंस हुआ था। बिल्कुल। अब चूंकि अलायंस का मुद्दा उठ ही गया है, अलायंस की बात निकल ही आई है, तो सवाल खड़ा होता है कि तमाम दल जो कांग्रेस के अगेंस्ट अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ते आए हैं, जैसा कि आपने कहा, आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट भी हैं, जहां जहां आम आदमी पार्टी चलिए चुनाव लड़ती है, लेकिन दिल्ली में आके समर्थन दे रहे हैं। दिल्ली में आके कह रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए, इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। ठीक है, लेकिन कांग्रेस से इतना किनारा क्यों? देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने रिलेशन है, लेकिन दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन तो चुनाव नहीं लड़ रहा है। अन्यथा जितने और घटक दल हैं वो भी सीटें मांगते, वो भी लड़े, कौन रोक रहा है? और कई शायद हो सकता है लड़ भी रहे होंगे। सो उनकी अपनी निजी राय है, कौन किसको समर्थन दे रहा है वो जाने। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के साथ जनता का प्रेम है। पटपड़गंज में मुझे वो प्रेम दिखता है, पूरी तरह से वो सपोर्ट दिखती है। कांग्रेस की वापसी के लिए लोग चाहते हैं और वापसी के लिए बार बार मुद्दों की बात की जा रही है। लेकिन कांग्रेस अगर इतनी ही आश्वस्त है अपने मुद्दों को लेके, अपने कामों को लेके, तो फिर जो फ्री की रेवड़ियों पे अभी तक आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा आम आदमी पार्टी के साथ में, वही योजनाएं कांग्रेस द्वारा क्यों घोषित की जा रही है? आप गलत कह रहे हैं। कांग्रेस इस मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है विश्व के अंदर। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जब देश आज़ाद नहीं हुआ था वो दौर भी कांग्रेस ने देखा, और जब ये देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहला नारा था गरीबी का, गरीबों को ऊपर लाने का, और यही संविधान में व्यवस्थाएं थी जिसको आज बीजेपी खत्म करना चाह रही है। तो कांग्रेस की जब आप योजनाओं को देखते हो तो वो योजनाएं थी एक कहते हैं ना, एक समाज में सबसे निचले स्तर पर जो एक तबका है, कोई व्यक्ति है, उसको ऊपर लाने का प्रयास होना चाहिए, उसके लिए मदद की योजनाएं बननी चाहिए। कांग्रेस वो योजनाएं बनाती थी। जैसे मैं दिल्ली का ही उदाहरण दे देता हूँ। दिल्ली के अंदर स्कूलों में एक योजना थी जिसका नाम था लाडली। पूरे देश के अंदर सबसे पहले वो लाडली योजना शुरू हुई। उसके बाद बहुत सारे मंत्रियों ने उसको कॉपी किया, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी कॉपी किया। लेकिन वो योजना क्या थी? बच्ची का जैसी जन्म होता है, उस बच्ची के जन्म के साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है और 11,000 रुपये उसके माता पिता के जॉइंट अकाउंट में जाते हैं। उसके बाद जैसी बच्ची नर्सरी और 3rd क्लास, 5th क्लास या 5वीं और 9th और 12th तक जाती है, तो बच्ची 12th के बाद लगभग 1 लाख रुपए की राशि उसके लिए तय की गई थी। और उसके पीछे सोच ये थी, कोई गरीब माँ बाप ये ना सोचे कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, और मुझे पढ़ाने का यदि मेरे पास संसाधन नहीं है और एक को पढ़ाना है तो बेटा प्रायोरिटी ना बने, बेटी भी स्कूल तक जाएं। और आज एक सबसे बड़ा उदाहरण आप जैसी बेटी आज यहाँ आकर के दिए पत्रकारिता में अपना लोहा मनवा रही है, तो ये उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का। और मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा योगदान शीला दीक्षित का आप जैसी बच्चियों के लिए दिल्ली में रहा। लेकिन जब सिर्फ चुनाव
जीतने तक का यदि कोई मनसा रखता हो, इरादे रखता हो, तो स्वाभाविक है लोग उस पर चर्चा करते हो, चर्चा हो रही है। तो जो वो योजनाएं होती थी जो कल्याणकारी समाज में पिछड़े वर्ग को ऊपर लाने का एक समानता के रूप से जो अधिकार देने की बात थी, शायद आज वो भी कटघरे में खड़ी होगी, चर्चा हो रही है, आप भी कर रहे हैं, जिसे फ्री की रेवड़ी का नाम दिया जा रहा है। लेकिन अंतर है, दोनों कांग्रेस की सोच में अंतर है, अरविंद केजरीवाल की सोच में अंतर है। अरविंद केजरीवाल की जो सोच है केवल और केवल वोट सेंट्रिक है, सरकार बनाने तक की सोच है, एक मील का पत्थर साबित होने वाली योजना नहीं है, टेम्परेरी फेजेस हैं। जैसे दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त बनाने के लिए ये कहते हैं कि भाई आप ग्रैब 3 लग गया, गाड़ी मत निकालिए, इंजन बंद कर लीजिए, घर से निकलेंगे तो पार्किंग का 100 रुपये लगेगा, ये एक टेम्परेरी फेज है। उदाहरण के तौर पर याद होगा जब CNG बसेस आई तो कांग्रेस लेके आई, पेट्रोल डीजल के वाहनों को हटाया गया, केरोसिन मुक्त किया गया, मेट्रो को लाया गया, पेड़ पौधे लगाए जाते थे। ये 2 उदाहरण मैंने दिए आपको। हालांकि इसका कल्याणकारी योजनाओं से कोई सीधा संपर्क नहीं है, लेकिन मैंने ये बात इसलिए कही कि कांग्रेस जो नीति बनाती थी, जो सोच बनाती थी, वो एक लंबे समय के लिए होती थी, जिस पे काम होता था, वैसी कल्याणकारी योजनाएं। बिल्कुल। और मेरा अब आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा कि बारीकी से आप कांग्रेस के स्ट्रक्चर को जानते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हम बात करें तो 3 साल आपने बतौर अध्यक्ष यहाँ पे बिताए हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ाया है। अगर इन 5 सालों की बात करें, चुनाव के लिहाज से 3 साल आपके पास थे। अब ऐसे में कांग्रेस के स्ट्रक्चर को देखते हुए, समझते हुए, तैयारियों को देखते हुए इस चुनाव के लिहाज से कांग्रेस को आप कहाँ आंक रहे हैं और कांग्रेस का CM चेहरा कौन सा होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने कहा 2020 में मैं अध्यक्ष बना, उस समय कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे संगठन पे गर्व है। 18 मार्च 2020 को मेरी नियुक्ति होती है, फरवरी में हम चुनाव हारते हैं और 22 मार्च 2020 में लॉकडाउन लग जाता है। मेरे अंदर भी एक घबराहट थी, एक संशय था कि यार क्या करें, लॉकडाउन लग गया, अभी अध्यक्ष बनाऊं, या तो मैं भी अरविंद केजरीवाल की तरह भगवान भरोसे छोड़ के घर बैठ जाऊं या इस जिम्मेवारी को निभाऊं। तब मैंने अपने साथियों के साथ चर्चा की, डिस्कशन किया संगठन के लोगों के साथ, और फिर हम घर से निकले। तब हमने कार्यक्रम लॉन्च किया, आओ मदद का हाथ बढ़ाएं। जो कोरोना से पीड़ित लोग थे उनकी मदद की, पीड़ित सीधे तौर पर बीमारी हो सकती थी या पलायन करने वाले प्रवासी थे जो भूख से पीड़ित थे, और उस प्रोग्राम के तहत कांग्रेस की रसोई हो, सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम हो, मास्क वितरण हो, दवाई वितरण हो, ऐसे अनेकों हमने काम किए। तो जब संगठन के ढांचे की बात करते हैं तो ये मैं उस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि ये संगठन इतना समर्पित संगठन है, केवल ये चुनाव लड़ने हार जीत के तक सीमित नहीं है। अन्यथा माफ करिएगा, फरवरी में हम चुनाव हारते हैं और चुनाव की दृष्टि से यदि एक पिटी हुई सेना, एक मॉरल डाउन, मायूस कार्यकर्ता आपको मिले तो क्या ये कर सकता है? बात ये है, चुनाव अलग है, लेकिन देश के लिए समर्पण, मानवीय पहलू पे खरा उतरना, ये कांग्रेस कार्यकर्ता को आता है। तो आज चुनाव है, स्वाभाविक है, सियासती दल है, चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है और मैं देख रहा हूँ प्रदेश के कार्यकर्ता बाहर निकल के कांग्रेस नहीं, मैं इस बात के आ रहा हूँ। तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है आज कांग्रेस को जिताने के लिए कांग्रेस की योजनाओं को घर घर पहुंचा रहा है। जहां तक सवाल है CM फेस का, तो माफ करिएगा, पिछले चुनाव उदाहरण है, कितने ही चुनाव उदाहरण है जहां कांग्रेस पार्टी कहीं पे चेहरे के साथ उतरती है और कहीं पर जो अपने सामूहिक रूप से सामूहिक नेतृत्व को साथ लेकर के आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे भी वही है। शीला जी के समय में कई ऐसे साथी थे जिनके उनकी कैबिनेट में रहे और आज भी चुनाव लड़ रहे हैं। कई ऐसे सीनियर नेता हैं, हम जैसे हम उम्र के साथी भी हैं जो आज उस पड़ाव पे आ चुके हैं, जो सीनियरिटी में हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है। पहले दिल्ली को केजरीवाल से बचाना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नफरत की हार होगी 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे, और दिल्ली को बिगाड़ने वाले जो हैं, दिल्ली की आबो हवा और दिल्ली की जो इमेज, जो छवि खराब हुई है, उनको दिल्ली पूरी तरह से हराने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी अनिल जी, ये तमाम जवाब हमें देने के लिए, जनता को देने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं भी आपको इस विधानसभा चुनाव के लिए। अब बाकी फैसला जनता के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपके श्रोताओं को, दर्शकों को। 5 तारीख को वोट जरूर करिएगा निश्चित तौर पे। और ऑटो रिपोर्टर में हमारे साथ इतना ही। हमारे साथ पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी अनिल कुमार मौजूद थे। 5 तारीख को वोट आप जरूर करिए। और ऑटो रिपोर्टर के माध्यम से उन्होंने अपने मन की बात जरूर आपसे की है। अब देखना होगा कि जनता का, आपका क्या फैसला रहता है। फिलहाल ऑटो रिपोर्टर में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ जी दिल्ली NCR हरियाणा के लिए शिवांगी द्विवेदी।